नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सबके मेरे चैनल एसएलसी पाठशाला में, जहां पर आज हम लोग क्लास 10th का सोशल स्टडीज़ हिस्ट्री का पहला चैप्टर के आज आगे के कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830-1848। जैसा कि टॉपिक का नाम ही बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता है, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी कि ये वो दौर है जहाँ पर यूरोप में रेवोल्यूशंस देखे गए। यानी कि ये जो आप ईयर देख पा रहे हैं 1830 से लेकर 1840, ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है। यानी कि इन ईयर्स के दौरान यूरोप में कई सारे इवेंट्स जो है वो हो गए। स्टार्टिंग करें अगर हम लोग भी, तो मैं आपको ज़रा कुछ प्रीकैप जो है वो दे दूं। वो ये था कि भाई रेवोल्यूशनरीज़ का अपराइजिंग जो है वो देखने को मिला। यानी कि रेवोल्यूशनरीज़ जो है वो धीरे धीरे उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ रही थी, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ के बारे में। कुछ यंग लीडर्स सच एज गिसिपी मजीनी जैसे लोग कुछ सोसाइटीज़ को एस्टैब्लिश कर रहे थे, जिनका मेन पर्पस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना था लोगों को, प्लस आइडियाज़ को स्प्रेड करना। जैसे आप लोगों ने टर्माइट का काम करने, एक दीमक का काम करने का तरीका अगर आप लोगों ने देखा हो, तो वो क्या करता है, लकड़ी को वो अंदर से खाना शुरू करता है। यानी कि आपको ऊपर से ये लगेगा कि अरे लकड़ी को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ भाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो लकड़ी कमज़ोर होती जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब उस फर्नीचर पर हम लोग ज़्यादा भार या ज़्यादा वज़न रख देते हैं तो वो फर्नीचर जो है वो टूट जाता है। सेम इन रेवोल्यूशनरीज़ का काम था, जस्ट लाइक अ टर्माइट। इन लोगों ने अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाकर क्या करा, दीमक की तरह उस सिस्टम को अंदर से खोखला करना चालू कर दिया, खाली करना चालू कर दिया, और जब मौका मिला इन्होंने अटैक किया। ये जो आप चेन ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं, मैं इन चेन ऑफ इवेंट्स को स्टार्टिंग में 3 कैटेगरीज में बांट रहा हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द जुलाई रेवोल्यूशन, ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे ब्रुसेल्स का जो इवेंट हुआ, और फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रीस का। चलिए जुलाई रेवोल्यूशन देखते हैं। पहले तो इन रेवोल्यूशनरीज में काउंटिंग किस किस की हो रही है, यानी कि रेवोल्यूशनरीज में कौन कौन लोग अब शामिल हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, एडुकेटेड पीपल, एडुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, प्रोफेसर्स, यानी कि वो सारे जो स्टूडियस लोग, जो एकेडमिक स्कॉलर्स लोग जो है वो रेवोल्यूशनरीज बनते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें मीनिंग समझ में आ चुका था कि भाई अब अगर हमें अब नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, जुलाई रेवोल्यूशन। आपको याद होगा द ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना जो कि 1815 में हुई थी, उन्होंने बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया था, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया था। अब 1830 में इन रेवोल्यूशनरीज ने इस बर्बन डायनेस्टी को कर दिया ओवरथ्रो। ओवरथ्रो का मतलब है इनको पावर से फिर हटा दिया गया, यानी कि इनका मजाक बन के रह गया। लुइस 16 बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनको पावर में हटाया गया। फिर दोबारा 1815 में इनको दोबारा पावर में लेके आया गया, और 1830 में इनको दोबारा पावर से हटा दिया गया। और वो भी किसने हटाया, द रेवोल्यूशनरीज। मैंने आपको क्या बताया, जब मौका मिला तो इन्होंने अपना एक्शन भी दिखाया, और इस बार जो हेड बनाया गया वो कौन था, लुइस फिलिप। यानी कि लुइस फिलिप को इस बार मोनार्क की कमान जो है वो थमाई गई, और ये पहला इवेंट जो है वो रहा। जैसे जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, उसका एक और रिजल्ट क्या हुआ, ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम की अगर हम लोग बात करें, तो बेल्जियम को सेपरेट कर दिया गया। यानी कि दिस कंट्री वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। यानी कि पहले बेल्जियम वाज अ पार्ट ऑफ नीदरलैंड्स, और इन रेवोल्यूशनरीज ने इस बेल्जियम को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अगर आप लोग इस व्यक्ति को जान पा रहे हैं, ड्यूक मेटरनिक, कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने इन ड्यूक मेटरनिक का नाम कहां सुना। ड्यूक मेटरनिक ने कहा, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। देखिए, जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर सेटर्स हैं, उन लोगों को एनसीईआरटी में दी गई जो लाइंस हैं ये बड़ी अच्छी लगती हैं, और ये पेपर में रिपीटेडली पूछते भी हैं। तो आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि ये क्यों कहा जा रहा है। देखिए, फ्रांस में 1789 में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसके बाद से यूरोप में खलबली मच गई है। अच्छे खासे मोनार्कियल सिस्टम को लोगों ने बिल्कुल हिला के रख दिया है। ड्यूक मेटरनिक जैसे लोग कहते हैं कि भाई जो फ्रांस में होता है उसका पूरा इंपैक्ट पूरे यूरोप में देखा जाता है, इसलिए जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। मतलब फ्रांस में जो भी एक्टिविटी होती है उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप में।
तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई वो था यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीस। ग्रीस हो गया इंडिपेंडेंट, ग्रीस हो गया आज़ाद, लेकिन किससे? यहाँ के जो लीडर है उनका नाम है ऑटोमन टर्की, जो कि एक मुस्लिम एम्पायर के लीडर, या फिर आप ये कहिए कि एक मुस्लिम लीडर है। कहा जाता है कि ग्रीस इज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन कल्चर, क्रेडल ऑफ यूरोपियन कल्चर, यानी कि यूरोप का कल्चर अगर कहीं से आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो ग्रीस है। ग्रीस के लोग इस बात से डरे हुए थे कि भाई एक मुस्लिम लीडर, एक मुस्लिम एम्पायर हमारे कल्चर को खत्म कर सकता है एंड ही कैन फोर्स अस टू कन्वर्ट इन मुस्लिम या इस्लामिक रिलीजियन। लोगों ने सपोर्ट गैदर किया, जहां जहां पर ग्रीस के लोग मौजूद थे वहां वहां से सपोर्ट जो है वो आया गया। एक इंग्लिश पोएट जिनका नाम लॉर्ड बायरन, इंग्लिश पोएट सच एज द नेम लॉर्ड बायरन, ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, इन्होंने कोशिश करी ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, इन्होंने कोशिश करी फंड्स को ऑर्गेनाइज करने की। हालांकि ग्रीस का जो स्ट्रगल था वो कौन से ईयर में शुरू हो गया? 1821। अनफॉर्चुनेटली 1824 में लॉर्ड बायरन की डेथ हो गई ड्यू टू फीवर, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ जो एक बार शुरू हो गई थी, उन्होंने ग्रीस के लोगों को रास्ता जो है वो ज़रूर दिखा दिया था कि कैसे काम करना है और कैसे स्ट्रगल जो है वो करना है। फाइनली इन द ईयर 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से ग्रीस क्या बना? एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो तीन एक्टिविटीज जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था? जुलाई रेवोल्यूशन हुआ इन द ईयर 1830, ठीक है। उसके तुरंत बाद ब्रुसेल्स और फिर उसके बाद ग्रीस का यूनिफिकेशन। ये याद रखिएगा, पेपर में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप लोग, पेपर में कई बार पूछा गया है। आई होप आपको ये एज ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो समझाया गया, समझ में आया होगा। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस डालूंगा जिससे कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, और आज का हमारा टॉपिक था ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में मैंने आपसे आज एक क्वेश्चन पूछा था ड्यूक मैटरनिक के बारे में। आई वांट कि हर एक बच्चा जो है वो ड्यूक मैटरनिक के बारे में समझे, लिखे कि ड्यूक मैटरनिक कहाँ के चांसलर हैं, बस इतना बताइएगा आप मुझे, ठीक है। थैंक यू। वेट करिएगा अगली वीडियो का, जिसमें हम लोग कवर करेंगे द टॉपिक रोमांटिसिज्म।